Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about approaches to the study of international relations और उसके अंदर critical theory और postmodernism को हम आज पढ़ेंगे. Okay? So let's start the lecture. First हम देखते हैं critical theory के बारे में. So ये जो critical theory है ये एक important part है post positivism in international relation में. मतलब पॉजिटिविज्म किसके बारे में बात कर रही थी? पॉजिटिविज्म कह रही थी जो साइंस है, जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से हम बात करेंगे. मतलब जो हमारे सामने है, जो वास्तविक है, दैट इज़ पॉजिटिविज्म. सो ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये पॉजिटिविज्म का उत्तर है. मतलब पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में ये क्रिटिकल थ्योरी बात करती है और ये पोस्ट पॉजिटिविज्म की ही एक पार्ट है क्रिटिकल थ्योरी. तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब पॉजिटिविज्म का उत्तर. मतलब जो हम देख नहीं पाते हैं, जो हम सुन नहीं पाते हैं, उसके बारे में बात करना, कोई और चीज़ इनहेरेंट कॉज के बारे में बात करना, दैट इज़ पोस्ट पॉजिटिविज्म. So critical theory is committed to the development of a just and equal world. It wants an egalitarian world and emancipate human beings. मतलब ये जो critical theory है वो क्या करना चाहती है? हमारे लिए, इंसानों के लिए एक equal world को establish करना चाह रही है और सारे human वहाँ पर equal होंगे. मतलब egalitarian world चाहते हैं, हर इंसान equal होगा. मतलब ऐसा एक सोसाइटी चाहते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए वहाँ पर वो मुक्त हैं और इक्वल पोजीशन पे हैं. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट. टर्म क्रिटिकल यूज्ड फॉर अप्लाइड रीजन एंड क्रिटिकल इंसाइट इन रिलेशन टू द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. मतलब ये जो क्रिटिकल शब्द है वो रीज़न के बारे में बात कर रही है, मतलब रीज़न को अप्लाई कर रही है. और क्रिटिकल इंसाइट मतलब किसी की थ्योरी के अंदर जाकर वो क्यों है, किस लिए है, उसके बारे में बात करती है ये क्रिटिकल थ्योरी. ओके. और ये क्रिटिकल थ्योरी ओरिजिनेट हुआ है 1980s के द्वारा, मतलब दौर में 80s के दौर में ये थ्योरी आई है. नेक्स्ट पॉइंट कह रही है इन 1980s अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इन्वॉल्व्ड इन international relations theory address new epistemological and normative questions in IR under the influence of critical theory. मतलब 1980s के दौरान क्या हो रही थी कि इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ साइंस के द्वारा सब कुछ कोई नॉर्मेटिव मतलब जो नैतिकता है वो कहीं पर भी नहीं थी, वो खो गई थी. तो उसको फिर से लौटाने की कोशिश की गई है क्रिटिकल थ्योरी के द्वारा. मतलब अंडर आईआर में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे, मतलब किसी राष्ट्र के साथ संबंध सिर्फ फिनेंशियली या पॉलिटिकली ये करेक्ट नहीं है. मतलब एक नॉर्मेटिव मतलब नैतिकता भी एक चीज़ होती है. मतलब किसी भी स्टेट को हेल्प करना वो अपने नैतिकता के हिसाब से, मोरलिटी के हिसाब से. सो वो लौट कर आई है 1980s के दौर पर क्रिटिकल थ्योरी के द्वारा. ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिकल थ्योरी रिवर्ट्स बैक टू नॉर्मेटिव एंड वैल्यू ओरिएंटेड एनालिसिस. मतलब ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये चाहती है कि हमारा जो मतलब जो सोसाइटी है वो नॉर्मेटिव थिंकिंग और वैल्यू ओरिएंटेड जो चीज़ें थी वो वापस लाई जाए. मतलब हम क्या कर रहे थे, टोटली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोच रहे थे, कोई नॉन वैल्यू एथिक्स वो खो गई थी इंटरनेशनल रिलेशन में. तो क्रिटिकल थ्योरी वो क्या कर रही है, वो चाहती है कि ये नॉर्मेटिव वैल्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर लौट पर आए. ओके. क्रिटिकल थ्योरी बैक द ट्रेडिशन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन विच वॉज मिसिंग इन द पॉजिटिविस्ट फेज. पॉजिटिविस्ट फेज में क्या था, सब कुछ हम साइंस के हिसाब से देख रहे थे, जो आंखों के सामने हो रहा है वही हम विश्वास कर रहे थे. ऐसा दौर चल रहा था इंटरनेशनल रिलेशन में. तो क्रिटिकल थ्योरी ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, तो इसको इमेंसिपेट करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए. और इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल जो नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थिंकिंग्स थे उसको लौटाने की बात की और नॉर्मेटिव चीज़ों को
फिर से इंटरनेशनल रिलेशन में लाने की बात की और कोशिश भी की। तो क्रिटिकल थ्योरी के जो सोर्स हैं, मतलब वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये हम देखते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस थे इमानुएल कांट से। इमानुएल कांट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परपेचुअल पीस, उनसे। नेक्स्ट थे हेगेल, जो स्टेट को ग्लोरीफाई करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, उनसे। और कार्ल मार्क्स से, मतलब कार्ल मार्क्स जो रिवोल्यूशन की बात करते हैं, उनसे। मैक्स वेबर जो ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब हमारे मैक्स वेबर किसके बात करते हैं, मैक्स वेबर मतलब करिश्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं, ओके। और इसके साथ जॉर्ज सिमेल, फ्रेडरिक नीत्शे, एंटोनियो ग्राम्जी, बहुत ज़्यादा मार्क्सिस्ट फिलोसफी के द्वारा ये ज़्यादा बहुत इंस्पायर्ड थे। ये जो इंस्पिरेशन की बात मैंने की, कांट, हेगेल, मार्क्स, ये ऑल आर अर्ली इंटेलेक्चुअल्स, मतलब बहुत पहले इसके द्वारा वो इंस्पायर्ड हुए थे। दे आर अर्ली इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन। और इसके बाद भी वो बहुत लोगों से इंस्पायर हुए थे जो प्रेजेंट दौर के थे। फर्स्ट इज थियोडोर एडोर्नो, उसके बाद है वॉल्टर बेंजामिन, नेक्स्ट है मार्क्स हॉर्खहाइमर, नेक्स्ट हर्बर्ट मार्क्यूस, नेक्स्ट जॉर्गन हैबरमास। ये थे लैटर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के। ये भी मार्क्सिस्ट थे, लेकिन ये न्यू मार्क्सिस्ट थे, मतलब ऑल आर एनालिटिकल मार्क्सिस्ट। और ये जो मैंने कहा यहाँ पर सब देखिए, ये सब थे क्लासिकल मार्क्सिस्ट या न्यू क्लासिकल मार्क्सिस्ट, मतलब सॉरी क्लासिकल मार्क्सिस्ट एंड वेस्टर्न मार्क्सिस्ट। और इधर सब थे न्यू एनालिटिकल मार्क्सिस्ट। सो ये जो ग्रुप थे, ये जो एडर्नो, वॉल्टर बेंजामिन, हॉर्खहाइमर, इसको हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये एक स्कूल को एस्टेब्लिश किए थे जिसको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये कोई स्कूल नहीं है, ये थिंकिंग है। फ्रैंकफर्ट स्कूल इज नॉट अ स्कूल, इट इज़ अ थिंकिंग हब। मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट था उससे हम फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं। अब देखते हैं जो क्रिटिकल थ्योरी के कौन से प्रवक्ता हैं, कौन कौन क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं रिचर्ड एस्ले, मार्क्स हॉफमैन, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, एंड्रू लिंकलेटर, डेरिडा एंड फूको। सो दे आर इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये क्रिटिकल थ्योरी के प्रवक्ता है। अब देखते हैं बेसिक फीचर्स क्या है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी किसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्रिटिकल थ्योरी डेवलप्ड इनटू द पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो जो क्रिटिकल थ्योरी है ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। और ये क्या चाहते थे, क्या इस्टेब्लिश करने के चाहते थे कि यूनिवर्सल फ्रीडम हो और इक्वलिटी हो, मतलब सारे इंसान को फ्रीडम मिले और इक्वलिटी मिले, इसके बारे में ये काम करना चाहते थे। नेक्स्ट, क्रिटिकल थ्योरी वांट्स टू नो द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल पावर एंड हाउ चेंजेस कुड बी मेड इन दिस स्ट्रक्चर्स। मतलब क्रिटिकल थ्योरी क्या चाहती है, ये जो हमारा स्टेट पॉलिटिक्स कैसे आया है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और कौन सा स्टेट कब ऊपर उठा, कब फॉल हुआ, कैसे हुआ, कौन स्टेट कब पावरफुल था, कैसे पावरफुल हुआ, कब उसका पावर लॉस हुआ, इसके बारे में जो स्ट्रक्चर है, स्टेट के स्ट्रक्चर है, उनके बारे में जानने की कोशिश करती है क्रिटिकल थ्योरी। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पावर में कौन सा स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इनके बारे में फोकस करता है क्रिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल थ्योरी कॉन्टेस्ट द मेथोडोलॉजी ऑफ पॉजिटिविज्म एंड वांट्स टू ब्रिंग बैक द नॉर्मेटिव ट्रेडिशन इन एनालिसिस। ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये चाहती है जो पॉजिटिविज्म को फिर से लौटा कर लाने में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो खो गई थी, और जो नॉर्मेटिव ट्रेडिशन थी उसको फिर से लौटाने की कोशिश कर रही है क्रिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल थ्योरी अपोजेस द आइडिया दैट एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड आर इनएविटेबल एंड ट्राइज टू एग्जामिन द प्रोस्पेक्ट
of greater freedom inherent within the existing social relations। मतलब ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये अपोज करती है जो आइडिया है, जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, जो यही सोशल स्ट्रक्चर और यही रहेगी, वे कभी नहीं चेंज हो सकती है, ये क्रिटिकल थ्योरी कभी नहीं चाहती। मतलब सोचिए कि यूएसए अभी पावरफुल है और हमेशा ही यूएसए ही पावरफुल रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल क्षेत्रों में। इसको क्रिटिकल थ्योरी अपोज करती है। वो सोचती है हमेशा चेंज होगा, क्योंकि क्रिटिकली डिस्कस करते हैं सब चीज़ को, तो वो ढूंढते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो चेंज करेगी सोशल रिलेशंस को, कैसे चेंज होगी। मतलब क्रिटिकली वो डिस्कस करती है सोशल स्ट्रक्चर को, हमारा जो वर्ल्ड का या स्टेट का जो पॉलिटिक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कैसे है और कैसे हम फ्रीडम दे सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसके बारे में क्रिटिकल थ्योरी बात करती है। और अपोज करती है जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है वही रह जाएगी, उसको अपोज करती है। नेक्स्ट है by emphasizing the forms of social learning following Habermas reconstruction of historical materialism, in the words of overcome the clause in Marxism। मतलब क्या है, मतलब जो वो क्या कर रहे हैं, जो हैबरमस की जो थ्योरी है रिकॉन्स्ट्रक्शन, कैसे हिस्ट्री रिकॉन्स्ट्रक्ट हुई है, मतलब कभी कोई स्टेट पावरफुल था, कब वो फॉल हो गई और कैसे फिर से वो रिकॉन्स्ट्रक्ट हो गई है, इसके बारे में वो फोकस करती हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल थ्योरी एडवांसेस द आइडिया ऑफ ओपन डिस्कोर्स नॉट ओनली बिटवीन फेलो सिटीजन्स बट ऑल्सो अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस विथ एंटाइटलमेंट एंड यूनिवर्सलिज्म एज द गाइडिंग प्रिंसिपल। मतलब ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये क्या करती है, ये एक ओपन डिस्कोर्स खोल देती है। सिर्फ मतलब सोचिए, इंसानों को बोल रही है, जो स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको बोल रही हैं सोचिए क्या हो रहा है, उनको क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। वो हम मतलब सारे इंसान को वो क्रिटिकली सोचने के लिए वो उत्साहित कर रही है कि सोचिए कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ समस्या है, देखिए ह्यूमन रेस के अंदर, और एक यूनिवर्सलिज्म चाहते हैं, मतलब ऑल ह्यूमंस आर सेम, हम सब एक हैं, यही वो चाहती हैं। मतलब जो सिटीजन्स को बोल रही हैं कि ओपन डिस्कोर्स है, आपके पास मैं सब कुछ खोल दे रही हूँ, आप सोचिए, देखिए, क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। मतलब ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल के अंदर लिमिटेड नहीं थी, सिटीजन्स को भी कही जा रही थी कि आप सोचिए, देखिए कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्रिटिकली डिस्कस कीजिए। और यूनिवर्सलिज्म की बात करती है वो, मतलब हर इंसान को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं, सारे इंसान इक्वल है, वो उन्हें इक्वल पोजीशन पाने की अधिकार है, पावर है उनके पास। सो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकल थ्योरी बिलीव्स दैट आवर नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल इंटरेस्ट, ट्राइज टू अनअर्थ दिस इन्फ्लुएंस एंड प्रेफर पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। मतलब क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं जो हमारा जो नॉलेज है वो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर इंटरेस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मतलब मैं जिस सिचुएशन में बड़ा होऊंगा, सोचिए मैं एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन में बड़ी होंगी, तो वैसे ही मैं सोचूंगी। अगर मेरा सोशल सिचुएशन लड़कियों को ज़्यादा देर तक पढ़ने नहीं देती है तो मेरा थिंकिंग भी वैसा ही होगा, मेरा नॉलेज भी वैसा ही होगा और कल्चर भी वैसा ही होगा। मतलब मैं जैसे सिचुएशन में रहूँगी, मेरा पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल नॉलेज भी वैसा ही होगा, मैं उस सिचुएशन के द्वारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी। सो क्रिटिकल थ्योरी क्या चाहते हैं, ये जो मतलब इन्फ्लुएंसेस है इसको हटाना, और ये जो बैरियरनेस थी, ये जो जिस सोशल कंडीशन में हम रहते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हटाना, और उसको हटाकर जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात वो करती है। मतलब जो हम सामने नहीं देख सकते हैं
उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात करती है क्रिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट जो क्रिटिकल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी एंड इंटर पैराडिज्म डिबेट, ये मार्क्स हॉफमैन ने लिखे हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये डब्ल्यू कॉक्स में लिखी है। नेक्स्ट है रियलिज्म मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, ये लिखी है एंड्रू लिंकलेटर ने। सो ये इम्पोर्टेंट बुक्स है उसके कुछ। अब ये देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल 1923-24 के दौर पर एस्टेब्लिश्ड हुई है। सो देखते हैं, इट इज़ द नेम गिवन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च which opened in 1924. Their project was to modernize Marxism and understand modernity. मतलब एक ग्रुप लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लोगों ने क्या किया था, जो मार्क्सिज्म थी उसको मॉडर्नाइज करने की और कैसे मार्क्सिज्म को इम्प्लीमेंट करे मॉडर्न युग में, इसके बारे में एक ग्रुप काम कर रही थी। तो उस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया 1924 के द्वारा और ये नाम दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के द्वारा। ओके, फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अभी पोस्ट मॉडर्निज्म पे। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म जो थी उसका उत्तर, मॉडर्निज्म के भी आगे। मॉडर्निज्म हमेशा साइंस की बात करती है, क्रिटिकल थ्योरी और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी बहुत रिलेटेड है। ओके, सो देखते हैं इसके थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रिचर्ड एस्ले, जे एटकिंस, सी वेबर, आर वॉल्कर, डब्ल्यू कैनोएनली एंड डी कैम्पबेल। दे आर लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब देखते हैं इसका बेसिक फीचर्स क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म इन आयर इमर्ज इन 1980s। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये 1980s के दौर पर आई है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में पहले तो ये कहाँ थी, फ्रांस में थी और इसको अभी इंटरनेशनल रिलेशन में आई। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन आयर इमर्ज इन 1980s, ऑल्दो पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए सोशल थ्योरी originated in the early 1950s in France when a group of scholars questioned existentialism prevalent in Europe at that time। मतलब ये IR पे, ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो थ्योरी है वो IR पे तो आई है 1980s के दौर पर, लेकिन एज ए सोशल थ्योरी ये फ्रांस में फर्स्ट इमर्ज हुई थी, आई थी 1950s के दौर पर, जब यूरोप में जो मॉडर्निज्म को लेकर क्वेश्चनिंग शुरू हुई तब ये थ्योरी आई है। मतलब कैसे है सोशल, मतलब सोसाइटी को लेकर क्वेश्चन जब आई तब ये पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में आई। ओके, द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म was never used by any thinker but became acceptable due to the critique of modernity। ये पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म ये जो थिंकर्स के बारे में मैंने नाम किया उन्होंने नहीं दिया था, तो कैसे आई, जो मॉडर्निटी जो थिंकिंग था उसका अपोजिशन करने के लिए इसका नाम पड़ गया पोस्ट मॉडर्निज्म। हमेशा ये लोग, ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी है ये क्या करती थी, हमेशा मॉडर्निस्ट जो थ्योरी की थी उसके ऑपोजिट जाती थी, इसीलिए इसका नाम पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। सो अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज द नोशन that knowledge is eternal and leads to progress of the world. It also rejected the idea that there can be everything called objective truth। मतलब ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये क्या चैलेंज करती है, ये जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पर जो नॉलेज है वो इटर्नल है, वही रहेगी, मतलब जो चल रहा है वही ठीक है और जो हम देख पा रहे हैं वही चलेगी, इसको चैलेंज करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, मतलब ट्रूथ को मॉडर्निज्म ने ट्रूथ के साथ ऑब्जेक्टिफाई किया, मतलब ट्रूथ इज इक्वल टू साइंस इज इक्वल टू नंबर। ट्रूथ को हम नंबर्स के हिसाब से देखते थे, ऑब्जेक्टिफाई करते थे, हम इसको क्वांटिफाई करते थे। पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या किया, सच का मतलब यही नहीं कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, ट्रूथ इज अ सब्जेक्टिव मैटर ऑल्सो।
तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने यही बात की, जो वर्ल्ड है वहाँ पर जो नॉलेज है वही इटर्नल नॉलेज नहीं है, जो हम देख पाते हैं अभी जानते हैं वही सिर्फ एंड नहीं है, हम और बहुत जानना बाकी है। सो देयर कैन नॉट बी कॉल्ड एनी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, सच कोई क्वांटिफाई करने की चीज़ नहीं है, ये क्वालिफाई करने की चीज़ है, ये गुणात्मक विषय है, नॉट इज़ अ क्वालिटी, सॉरी इट इज़ अ क्वालिटी थिंग, नॉट इज़ अ क्वांटिफाई थिंग। ओके, so according to postmodernism knowledge is intimately linked to power, no knowledge is impartial। ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अल्टीमेटली लिंक्ड है पावर के साथ, मतलब जो नॉलेज एंड जो पावर बोथ आर रिलेटेड। ओके, जो नॉलेज है वो कभी इम्पार्शियल नहीं हो सकती, ये जो ज्ञान है वो कभी इम्पार्शियल नहीं हो सकती है। ओके, postmodernism believes in deconstruction, a process to challenge and unsettle accepted ideas and to give fresh insight into stable ideas। मतलब ये क्या करते हैं, डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं जो कंस्ट्रक्ट हुई है, मतलब एक सोचिए एक बिल्डिंग जो बन गई है, बहुत बन गई है, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ओके, सो डिकॉन्स्ट्रक्ट करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, और ये क्या करती है, जो एक्सेप्टेड आइडियाज़ है, बहुत सालों से जो हम आइडियाज़ को मान कर चलते थे, उस आइडियाज़ को हम क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। जो मॉडर्निज़म, पॉजिटिविज़म, ये जो कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चल रही थी, इसको हम क्या करेंगे, चैलेंज कर रही है पोस्ट मॉडर्निज्म। और क्या करते हैं, ये नए आइडियाज़ लाना चाहती है इंटरनेशनल रिलेशन में या सोशल थ्योरी में, एक नया थ्योरी, नया आइडिया लाने की बात करती है ये पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, तो ये क्या करते हैं, इट चैलेंज एक्सेप्टेड थ्योरीज ऑफ आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन में जितने एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, जो थ्योरी चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको क्रिटिसाइज करती हैं, सच एज लिबरलिज्म, रियलिज्म, and held that these theories were based by personal preferences of their protagonist। ये जो लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, ये सारे थ्योरी को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करती है और कहते हैं ये थ्योरी बायस्ड है। ओके, और ये बायस्ड है क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंसेस के द्वारा, मतलब जो थ्योरीज है, ये जो थ्योरीज है आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, वो थ्योरी क्या है कि ये थ्योरी हमेशा क्या करते हैं, बायस्ड है, उनका जो थ्योरिस्ट है वो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सॉरी, ओके, सो आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, देखते हैं कहाँ थे हम। सो ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, जो आईआर के जो एस्टेब्लिश थ्योरीज है, जो आइडियलिज्म, लिबरलिज्म जैसे, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म जैसे जो थ्योरीज है वो बायस्ड है इनके हिसाब से, पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से, क्योंकि उनका जो थ्योरिस्ट है वो बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में बात करते हैं, उनको चेंज करने की, कोई मॉडिफाई करने की बात नहीं करती है। सो इट चैलेंज इन द थ्योरीज ऑफ आईआर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट चैलेंज द न्यू रियलिस्ट व्यू ऑफ एवरलास्टिंग एनर्जी। ये जो न्यू रियलिस्ट थ्योरी है वो कहती है कि जो एनर्की है वो हमेशा ही एनर्की रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन में, ये इसको भी चैलेंज करती है, और जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो उसको अपोज करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। इट होल्ड्स दैट दिस व्यू टू इज़ नॉट इम्पार्शियल और न्यूट्रल एज इट इज़ प्रेजुडिस्ड बाय द बिलीव्स ऑफ न्यू रियलिस्ट थिंकर। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस्ड है, मतलब न्यू रियलिस्ट इसे भी मॉडिफाई नहीं करना चाहती है, रियलिस्ट को क्रिटिसाइज करके न्यू रियलिस्ट है, और न्यू रियलिस्ट आकर भी वो अपने थ्योरी को मॉडिफाई करने की बात नहीं कर रहा है। सो वो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो न्यू रियलिस्ट थिंकर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और क्या कहते हैं, इट चैलेंज द लिबरल व्यू दैट द आइडिया ऑफ स्टेट सोवरेनिटी इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव कैटेगरी ऑफ आईआर। मतलब ये जो लिबरल व्यू है, जो स्टेट का सोवरेनिटी है, वो एक सब्जेक्टिव कैटेगरी है, मतलब यही रहेगा हमेशा। हाँ, इसको क्रिटिसाइज करती है, और ये क्या चाहती है
new forms of political community and identity can emerge beyond the notion of sovereign state. Liberal theories state sovereignty को बहुत ज़्यादा फोकस करती है और ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है वो उसे क्रिटिसाइज़ करती है और वो क्या चाहती है कि ये जो सोवरेन स्टेट्स हैं ये ना रहे और उसके बियॉन्ड सोचें, हम उसके बियॉन्ड कुछ सोचें, कुछ पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ के बारे में सोचें, कुछ नया कुछ आ सकता है इसके बारे में सोचें। तो ये लिबरलिज्म का जो व्यू है स्टेट सोवरेनिटी का उसे क्रिटिसाइज़ करती है और चाहती है एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी आए जो सोवरेन स्टेट को सोवरेन हो, वो जो सोवरेन स्टेट्स को बियॉन्ड जाए और कुछ पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, कुछ नया थ्योरी आए इंटरनेशनल रिलेशन में। और क्या कहते हैं ये पोस्ट मॉडर्निज्म? डेमोक्रेसी, सोवरेन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन as advanced by modernists are not compatible with one another। ये जो डेमोक्रेसी थ्योरी है, सोवरेनिटी थ्योरी है और ग्लोबलाइजेशन है, तीनों एक साथ कभी आ नहीं सकते, इंटरचेंज हो सकते, मतलब ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। आप अगर डेमोक्रेसी के बारे में सोचें तो डेमोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं करती है, लेकिन सोवरेन स्टेट के साथ तो ग्लोबलाइजेशन का आती ही नहीं है। सोवरेन स्टेट मतलब पावरफुल स्टेट, वहाँ बहुत पावरफुल है, ग्लोबलाइजेशन में स्टेट वीक हो रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है दे आर नॉट कंपेटेबल विथ ईच अदर, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। सो इसलिए एंड दीज आर इनएडिक्वेट टू एनालाइज द कंटेम्प्रेरी आईआर। सो दैट्स वाई इसके लिए जो समसामयिक जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्षेत्र हैं वो ये थ्योरी डिस्कस नहीं कर पा रही हैं। ओके सो ये थ्योरी इसीलिए डिस्कस नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल रिलेशंस को। ओके ये जो डेमोक्रेसी है, सोवरेन स्टेट है, ग्लोबलाइजेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये लेट 20th सेंचुरी में आए हैं। ओके और ये क्या करता है, सब कुछ को क्रिटिसाइज, पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्नाइजेशन का जो कुछ भी दौर था उसको क्रिटिसाइज करती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं, जो मॉडर्निज्म जो कहती हैं वहाँ से हट के कुछ कहती हैं और एक नया आइडियोलॉजी लाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशल थ्योरी में, आर्ट में, लिटरेचर में, सब कुछ में कोई एक मॉडर्निज्म का ऑपोजिट कुछ नया थ्योरी लाती है। और ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये क्या कहती है, ये एक फिलोसफी भी है, ये एक फिल्म भी है, आर्किटेक्चर भी है, आर्ट है, लिटरेचर है, कल्चर है, मतलब सब कुछ में रिवोल्यूशन है ये। सो दैट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो ये थी ओरिजिनली अ रिएक्शन ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के क्रिटिसाइज करने के बाद एक रिएक्शन जो आता है वही है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके ये एक इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल थॉट है कुछ लोगों के, मतलब कुछ लोग एक साथ हुए और उनका जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल जो थॉट था वही है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके सो ये सोशल थ्योरी में कब आया, 1950s या 40s के दौर पर ये आई। अब देखते हैं मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो मॉडर्निज्म है ये प्रिवेलेंट कब आई थी हमारे सोशल स्टडीज़ में, 19th सेंचुरी एंड लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये आई थी 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के फर्स्ट में, और पोस्ट मॉडर्निज्म 20th सेंचुरी के मिडिल पे आई थी। और मॉडर्निज्म किसके बारे में बात करते हैं, ये इन्फ्लुएंस थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था उसके द्वारा पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई और पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो मॉडर्निज्म है वॉज बेस्ड ऑन यूजिंग रैशनल एंड लॉजिकल मीन्स टू गेन नॉलेज सिंस इट इज़ रिजेक्टेड रियलिज्म। ये भी रियलिज्म को रिजेक्ट करती है, लेकिन ये रैशनलिटी, लॉजिक, ये सबको यूज़ करते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। मतलब मॉडर्निज्म का वे था जब नॉलेज को गेन करने का एक ही उपाय है उनके हिसाब से, वो है कि रैशनलिटी, लॉजिक ये यूज़ करना। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहती है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन अनसाइंटिफिक इरेशनल थॉट प्रोसेस एंड इट रिजेक्टेड लॉजिकल थिंकिंग। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इस पर साइंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये इरेशनल है, ये एक थॉट प्रोसेस है
जो हम लॉजिकल रीजनिंग को मतलब रिजेक्ट करती है, ये इलॉजिकली सोचते हैं, हट के कुछ सोचती है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्निज्म रिजेक्टेड द कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। ये जो मॉडर्निज्म था, जो चल रही थी, जो ओल्ड रिजिम के जो थिंकिंग थे, उसको क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल स्टाइल एज वेल, मतलब ये प्रेजेंट के साथ जो ओल्ड रिजिम था दोनों को मिक्स करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये भी चाहते हैं ओल्ड सिचुएशन में जैसा था उसको लौटा कर लाने की बात की, मतलब मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज करके। मॉडर्निज्म में सब कुछ साइंटिफिकली देखा जा रहा था, तो इसको क्रिटिसाइज करती है पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, दैट इज़ द लेक्चर। थैंक यू।